नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई बहुत बड़ी कंपनी, मान लीजिए ऐसा स्टील जैसी, अपने कर्ज चुका नहीं पाती, तो उन हजारों करोड़ों रुपयों का आखिर होता क्या है? इसका जवाब छिपा है भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये भारत की इकोनॉमी में एक नए दौर की शुरुआत है। और हाँ, अगर यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तब तो इसे समझना बेहद जरूरी है। तो आज हम इस कोड की पूरी कहानी को एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि किसी कंपनी के लिए फाइनेंशियल मुश्किल में होने का मतलब क्या होता है। फिर दो शब्द जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी, इनके बीच का फर्क समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि 2016 में भारत ऐसा क्या समाधान लेकर आया, ये समाधान असल में काम कैसे करता है, और आखिर में इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना गहरा असर क्यों पड़ा। किसी भी बड़े कानून को समझने का सबसे अच्छा तरीका है पहले उस समस्या को समझना जिसे हल करने के लिए वो बनाया गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक आइडिया से। आखिर ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस या वित्तीय संकट होता क्या है? जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी कंपनी है, हजारों कर्मचारी हैं, बैंकों से भारी कर्ज ले रखा है। अब क्या हो अगर वो कंपनी अचानक अपने बिल्स, अपने सप्लायर्स का पैसा और बैंकों की किश्तें देना बंद कर दे? बस यहीं से वो स्थिति शुरू होती है जिसे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कहते हैं। और इसी एक सवाल में आईबीसी की पूरी जरूरत छिपी हुई है। चलिए अब उन दो शब्दों का कन्फ्यूजन दूर करते हैं जिन्हें लोग अक्सर एक ही मान लेते हैं, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इसी से तय होता है कि कानूनी प्रक्रिया क्या होगी और किसके पास क्या अधिकार होंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की। इसे ना एक तरह से बीमारी का लक्षण समझिए। जैसे तेज बुखार इस बात का संकेत है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है, वैसे ही इंसॉल्वेंसी एक संकेत है कि कंपनी की आर्थिक सेहत ठीक नहीं है। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेट है, एक हालत है जहां कंपनी अपने कर्ज समय पर नहीं चुका पा रही। और अगर इंसॉल्वेंसी वो लक्षण है, तो बैंक्रप्सी उस बीमारी का ऑफिशियल डायग्नोसिस और इलाज की प्रक्रिया है। ये एक कानूनी घोषणा है जो अदालत करती है। इसके बाद उस कंपनी की संपत्ति को बेचने की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है ताकि लेनदारों का पैसा चुकाया जा सके। तो सीधी सी बात यह है, इंसॉल्वेंसी एक आर्थिक हालत है और बैंक्रप्सी एक कानूनी प्रक्रिया। ये फर्क इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि आईबीसी का मकसद कंपनियों को बैंक्रप्सी की आखिरी स्टेज तक पहुंचने से रोकना है और इंसॉल्वेंसी की हालत में ही उन्हें बचाना या रिवाइव करना है। तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए उस ऐतिहासिक समाधान पर आते हैं जिसने भारत में बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। 2016 से पहले की स्थिति सोचिए, एक उलझे हुए जाल की तरह थी। कर्ज वसूलने के लिए दर्जन भर अलग अलग कानून थे। नतीजा, किसी केस को सुलझाने में औसतन 4 साल से भी ज्यादा लग जाते थे और लेनदारों यानी क्रेडिटर्स को अपने दिए हुए पैसे का 25% भी मुश्किल से वापस मिलता था। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो किसी के लिए भी काम नहीं कर रहा था। तो आईबीसी के मकसद कई थे। एक तो सारे पुराने बिखरे हुए कानूनों को एक जगह लाना और पूरी प्रक्रिया को एक टाइम लिमिट में बांधना। दूसरा, एक बड़ा आर्थिक मकसद था, जो कंपनी मुश्किल में है उसकी वैल्यू को खत्म होने से बचाना, और साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना ताकि बिजनेस में फेलियर को एक अंत की तरह नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की संभावना के तौर पर देखा जाए। तो ये तो हो गए बड़े बड़े लक्ष्य, पर सवाल ये उठता है कि आईबीसी इन लक्ष्यों को जमीन पर असलियत में हासिल कैसे करता है। इसका जवाब इसकी रेजोल्यूशन प्रोसेस के डिजाइन में छिपा है। आईबीसी का दिल है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जिसे शॉर्ट में सीआईआरपी कहते हैं। यही वो मैकेनिज्म है, वो तरीका है जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी जैसी स्पेशल अदालतें दिवालियापन के मामलों को सुलझाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये प्रोसेस कुछ ज़रूरी स्टेप्स में आगे बढ़ता है। जैसे ही एप्लीकेशन एडमिट होती है, एक शांत अवधि या मॉरेटोरियम शुरू हो जाता है। मतलब कंपनी पर कोई और कानूनी केस नहीं हो सकता। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव है, वो है लेनदारों की समिति यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को फैसले लेने की ताकत देना। पहले जहां कंपनी के प्रमोटर्स का कंट्रोल रहता था, अब कंट्रोल उन लोगों के हाथ में आ गया जिनका पैसा दांव पर लगा है, और वही ये तय करते हैं कि कंपनी को बचाने का प्लान क्या होगा।
और ये सब कुछ होता है एक टिक टिक करती घड़ी के साथ। 180 दिन। हाँ, कुछ खास मामलों में इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक टाइम लिमिट नहीं है। ये उस पुराने सालों साल चलने वाले सिस्टम पर एक सीधा हमला है। यहाँ स्पीड और फैसले को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। तो हमने प्रक्रिया को समझ लिया, लेकिन इसका जमीनी स्तर पर भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ है? चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। देखिए, आंकड़े अपनी कहानी खुद बताते हैं। जहां पहले एक मामला सुलझने में करीब 4.5 साल लग जाते थे, आईबीसी के आने के बाद वो समय घटकर 1.5 साल से थोड़ा ज्यादा रह गया है। ये सिर्फ तेजी नहीं है, ये वो पैसा है जो सालों तक फंसा रहता था, अब वो जल्दी से वापस इकोनॉमी में आ रहा है। इस कोड ने भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को सुधारा है, लेकिन इसका सबसे गहरा असर पड़ा है क्रेडिट कल्चर पर। इसने पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल दिया है। पहले सिस्टम डेटर इन पोजीशन वाला था, मतलब कर्ज लेने वाला कंट्रोल में रहता था। अब ये क्रेडिटर इन कंट्रोल हो गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब कर्जदार अपनी जिम्मेदारियों से आसानी से मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि असली ताकत अब कर्ज देने वालों के हाथ में है। इस सुधार की अहमियत को इस एक बात में बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। आईबीसी पिछले दशक के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक रहा है, जिसने भारत में कर्ज देने वाले और कर्ज लेने वाले के रिश्ते को जड़ से बदल दिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आईबीसी सिर्फ एक दिवालियापन का कानून नहीं है, ये इकोनॉमिक डिसिप्लिन यानी आर्थिक अनुशासन का एक बहुत मजबूत टूल है। ये कंपनियों को जिम्मेदार बनाता है और जो बिजनेस फेल हो रहे हैं उन्हें दोबारा खड़े होने का एक मौका देता है। आईबीसी ने बेशक एक बहुत मजबूत ढांचा तैयार किया है, लेकिन असली चुनौती इसे लागू करने में है। तो यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या सिर्फ एक मजबूत कानून बना देना ही काफी है, या फिर अदालतों पर बोझ और प्रक्रिया में होने वाली देरी इस बेहतरीन कानून के असर को कम कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी सोचने की जरूरत होगी।